हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स का 11वां सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर में घटकर मई में घटकर -3.48% हो गई है। यह 3 सालों में खुदरा महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे गलती है कि यह 3 सालों में नहीं 2 सालों में खुदरा महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एक गलत हो रहा, बाकी सब सही है। ठीक है, इसलिए केवल 3 कथन यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर मई में घटकर -3.48% हो गई है। सरकार द्वारा मई 2023 के थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल में थोक महंगाई दर -0.92% रही थी। इससे पहले जून में जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर आ गई है। यह 2 सालों में खुदरा महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। अब देखना है थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। थोक मूल्य सूचकांक का कार्य थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना है। इसकी गणना और इसके आंकड़ों का प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है। इस सूचक की प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि आम जनता उत्पादों को थोक मूल्य पर नहीं खरीदती है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में औद्योगिक उत्पादन में 4.2% की वृद्धि हुई है। दूसरा है आईपीपी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोनों कथन भी यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में औद्योगिक उत्पादन में 4.2% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाने वाला पैमाना है। आईपी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। आईपी का आधार वर्ष 2011-12 है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित क्षेत्रों की विकास दर को मापता है। व्यापार क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली उपयोग में है कि आधारित क्षेत्र, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस बिगड़ गया है। इस आधार पे यहाँ पे बिजली उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात बुनियादी सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान। आगे देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन बॉन्ड से जुटाए गए धन का उपयोग सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन एवं कार्बन तीव्रता को न्यून करने में सहायक सिद्ध होंगी। दूसरा है विशेषज्ञों के मतानुसार भारत सरकार द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स के निर्गमन से करीब 26,000 करोड़ एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 26,000 करोड़ नहीं, 16,000 करोड़। 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाएं इस परियोजना में शामिल है। तो 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाएं जो है ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में वर्जित है। तो ये दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन जो है 2 और 3 जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ सही है और उसके अनुसार केवल एक सही हो जाएगा।
कह रहा है ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा की अनुपालना में नवंबर 2022 में सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को जारी किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में विनियामकों की व्याख्या की गई है। वस्तुतः ग्रीन बॉन्ड एक वित्तीय उपकरण है जिसकी सहायता से ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त संग्रहित किया जा सकता है जो पर्यावरण अनुकूल एवं जलवायु उपयुक्त परियोजना की पुष्टि करती है। ग्रीन बॉन्ड से जुटाए गए धन का उपयोग सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन एवं कार्बन तीव्रता को न्यून करने में सहायक सिद्ध होंगी। दीर्घावधि स्वभाव वाले ये बॉन्ड्स अर्थव्यवस्था को प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि से भी राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। विशेषज्ञों के मतानुसार भारत सरकार द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स के निर्गमन से करीब 16,000 करोड़ एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा ये है कि ग्रीन बॉन्ड्स न केवल संस्थागत निवेशकों को निवेश के लिए अभिप्रेरित करेंगे बल्कि देश में एक नवीन पूंजी उपकरण की भूमिका में घरेलू निवेशकों को भी उत्प्रेरित करने में सफल रहेंगे। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्थिर विकास की ओर बढ़ते कदमों की अनुशंसा एवं प्रतिबद्धता को भी उजागर करेंगे। सरकार द्वारा जारी फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रीन बॉन्ड्स द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग या निवेश करने के लिए अनुशंसित एवं वर्जित परियोजनाओं को निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है। अब अनुशंसित परियोजनाएं इसमें कौन कौन सा है? अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, स्वच्छ परिवहन परियोजनाएं, हरित भवन परियोजनाएं, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, न्यून कार्बन गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां, स्थल एवं जलीय जैव विविधता, पाम ऑयल कारखाने परियोजनाएं आदि। दूसरा है वर्जित परियोजनाएं, तो कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन से संबंधित जो भी परियोजना है इसमें वर्जित है। फिर है 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली पनबिजली परियोजना इसमें वर्जित है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन परियोजना भी इसमें वर्जित है। कचरा दफन जिसको ही बोलते हैं लैंडफिल परियोजनाएं, अल्कोहल, हथियार, तंबाकू, गेमिंग आदि से संबंधित परियोजनाएं इसमें वर्जित है। चलिए ये देखते हैं कि निम्नलिखित 4 दशाओं में किसी व्यक्ति देनदार या निगम कंपनी देनदार को विलफुल डिफॉल्टर, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए होगा तो वही लेकिन देख लेते हैं, अब इस वीडियो को रोकना की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित किन, ठीक है ना, यहाँ पे 4 के जगह पे किन दशाओं में किसी व्यक्ति देनदार या निगम कंपनी देनदार को विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है? तो ये चारों में कहा जाता है। चारों कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। कह सक्षम होने के उपरांत भी जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने की इच्छा रखने पर, ऋण संविदा या समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के प्रतिकूल उद्देश्यों की प्राप्ति में प्राप्त ऋण का दुरुपयोग करने पर, बैंक की जानकारी के बिना ही ऋण से संबंधित परिसंपत्तियों को बेचने पर, कपटपूर्ण सूचनाओं व तथ्यों के सहारे ऋण लेकर पुनर्भुगतान नहीं करने पर। तो यहाँ पे आंसर होगा सभी 4 ऑप्शन डी। इरादतन चूककर्ता विलफुल डिफॉल्टर्स, कराइए इरादतन चूककर्ता से अभिप्राय बैंक वित्तीय संस्थान के उस देनदार या ऋण प्रापक से है जो भुगतान क्षमता के योग्य होने के उपरांत भी बैंक से प्राप्त मूलधन और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं करता है। अर्थात जो देनदार जानबूझकर बैंक की बकाया धन राशि उन्हें नहीं चुकाता है, इरादतन चूककर्ता कहलाता है। भारतीय संदर्भ में बढ़ते हुए एनपीए को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में विलफुल डिफॉल्टर्स को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित 4 दशाओं में किसी व्यक्ति देनदार या निगम कंपनी देनदार को विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। सक्षम होने के उपरांत भी जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने की इच्छा रखने पर। दूसरा है ऋण संविदा या समझौते में उल्लिखित उद्देश्य के प्रतिकूल उद्देश्य की प्राप्ति में प्राप्त ऋण का दुरुपयोग करने पर, बैंक की जानकारी के बिना ही ऋण से संबंधित परिसंपत्तियों को बेचने पर, कपटपूर्ण सूचनाओं व तथ्यों के सहारे ऋण लेकर पुनर्भुगतान नहीं करने पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 2022 तक देश के शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर भारतीय बैंकों को सामूहिक रूप से कुल
92,570 करोड़ का था। विगत 5 वर्षों में बैंकों द्वारा 10.1 करोड़ का ऋण राशि को बट्टे खाते में डाला गया था। प्रतिवेदन के अनुसार देश के 3 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स में प्रथम स्थान पर गीतांजलि जेम्स 7,848 करोड़, द्वितीय स्थान पर एरा इंफ्रा 5,879 करोड़ और तृतीय स्थान पर रीगो एग्रो जो 4,803 करोड़ है। ये सब सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक नवीन उपकरण के रूप में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। इस सुविधा के अंतर्गत देश के बैंकों द्वारा अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखा जा सकता है। पूर्व में बैंक ऐसे धन को केवल रिवर्स रेपो रेट के तहत ही आरबीआई के पास रख पाते थे। तो यहाँ पे कथन है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में ही। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। इसको डिटेल से देखते हैं। स्थायी जमा सुविधा 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक नवीन उपकरण के रूप में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। इसे तरलता प्रबंधन का एक प्रभाव वो उत्पादक प्रयास के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस सुविधा के अंतर्गत देश के बैंकों द्वारा अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखा जा सकता है, जबकि पूर्व में बैंक ऐसे धन को केवल रिवर्स रेपो रेट के तहत ही आरबीआई के पास रख पाते थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि रिवर्स रेपो रेट एक संपार्श्विक सुविधा है, जबकि एसडीएफ एक प्रकार से गैर संपार्श्विक सुविधा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह सुविधा बिना सरकारी प्रतिभूति दिए ही तरलता को अवशोषित करने में आरबीआई की सहायता करेगी। संपार्श्विक मुक्त स्वभाव वाली इस स्थायी जमा सुविधा से न केवल आधिक्य धन या तरलता को अवशोषित करने में मदद मिलेगी, बल्कि केंद्रीय बैंक की ओर से अतिरिक्त धन के बदले में बैंकों के पास किसी प्रकार की संपार्श्विक संपत्ति या नहीं होगी। दूसरी ओर बैंकों को ऐसे धन सरकारी प्रतिभूति रखने की आवश्यकता भी। यहाँ पे कुछ सेंटेंस बिगड़ गया, इसको आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकों के पास क्षणिक या टिकाऊ तरलता अधिशेष की स्थिति प्रायः निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। वो कारण क्या है? पीपीएफ एवं लघु बचत योजनाओं में जमा धन का बढ़ना, सार्वजनिक खर्चों को अल्प अवधि के लिए स्थगित करना, अग्रिम कर प्राप्तियों का बढ़ना, एनआरआई जमाओं का बढ़ना, बाह्य वाणिज्य उधारों का बढ़ना आदि। अब है केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की 4 मार्च 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार सभी आभूषण विक्रेता कितने अंकों व अक्षरों वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना आभूषण व कलाकृतियों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 6 अंकों, इससे पहले 4 अंक का होता था। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है, इससे पहले 4 अंक का होता था। आगे देखते हैं। स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की 4 मार्च 2030 की एक विज्ञप्ति के अनुसार सभी आभूषण विक्रेता 6 अंकों व अक्षरों के वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग के बिना आभूषणों व कलाकृतियों की बिक्री नहीं करेंगे। हॉल मार्किंग के इस चिन्ह को ह्यूड हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा गया है। ग्राहकों द्वारा बेचे जाने वाले पुराने आभूषणों की बिक्री के लिए यह चिन्हांकन जरूरी नहीं होगा। स्वर्ण आभूषणों व उत्पादों की बिक्री के मामलों में यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। इससे पूर्व 4 डिजिट वाले हॉलमार्क की व्यवस्था लागू की गई थी। 4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग को 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीडी ग्रेड के लिए यह मूल्य 5,050 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 2023-24 सत्र के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी लागत पर 83.20% लाभ प्रदान करेगा, नहीं 63.20% लाभ प्रदान करेगा। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही मूल समर्थन संचालन के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।
तो यहाँ ध्यान देना है, तो ये की गलती है, सत्य कितना है तो केवल 2, ठीक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित जूट सत्र 2023-24 के लिए रो जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार ने 24 मार्च 2023 को की है। करट्टी 3 ग्रेड के लिए यह मूल्य 5,050 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नया समर्थन मूल्य कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर आधारित है तथा यह 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित नीति की न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज के अखिल भारतीय औसत भारित लागत का कम से कम 150% हो के अनुरूप उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित होता है। करा 2023-24 सत्र के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी लागत पर जो है 63.20% लाभ प्रदान करेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की 24 मार्च 2023 की विज्ञप्ति से बताया गया है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही मूल्य समर्थन संचालन के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा तथा इस तरह के संचालन से होने वाली हानि यदि कोई हो तो इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अब है विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा नई विदेश व्यापार नीति 2023 घोषणा 31 मार्च 2023 को की गई है। नई नीति में 2030 तक देश की वार्षिक निर्यात को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य, नहीं यहाँ $2 ट्रिलियन तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। करा हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। FTP 2023 एक नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय परिचालित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। साथ ही यह एक ऐसा दस्तावेज है जो त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी है। मुख्य दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, छूट के लिए प्रोत्साहन, ठीक है। दूसरा, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यातक राज्य, जिले, भारतीय मिशन इसमें आते हैं। कर व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल। फिर है उभरते क्षेत्र क्या है, वो ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति को सुव्यवस्थित करना। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे नंबरिंग में है 1, 2, ये तीसरा और ये यहाँ से चौथा है। लक्ष्य क्या है इसका, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा। सरकार का लक्ष्य सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है, जो जुलाई 2022 में RBI द्वारा पेश किए गए एक नए भुगतान निपटान ढांचे से सहायता प्राप्त है। करा यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। ये मिष्टी परियोजना किससे संबंधित है, दही के व्यापार को विकसित करने हेतु मैंग्रोव को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत के प्रसिद्ध मिठाइयों को विश्व स्तरीय बनाने हेतु ईख की पैदावार बढ़ाने की योजना। तो मिष्टी परियोजना जो है यहाँ पे मैंग्रोव को संरक्षित करने से संबंधित है, ठीक है। करें मिष्टी योजना भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करती है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए राज्यों एवं स्थानीय समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से योजना का उद्देश्य तटीय मैंग्रोव वनों का गहन वनीकरण करना है। यह योजना सतत मैंग्रोव प्रबंधन प्रथाओं को उपयोग को बढ़ावा देती है। यह योजना मैंग्रोव पारिस्थितिकी और संरक्षण पर अनुसंधान का समर्थन करती है। फिर है मैंग्रोव एक प्रकार का तटीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें लवण सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से आश्रित तटरेखाओं, ज्वार नदमुख,
लैगून और डेल्टा के सम्मुख पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कई पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है 110वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निदेशक बोर्ड की 602वीं बैठक में लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ के अंतरण को अनुमोदित किया गया है। कर इस बैठक में आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% से बढ़ाकर 6% करने का भी निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक अधिशेष वह राशि है जो प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देखा, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तब। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 602वीं बैठक में लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ के अंतरण को अनुमोदित किया गया है। कर इस बैठक में आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% से बढ़ाकर 6% करने का भी निर्णय लिया गया है। लेखा वर्ष 2021-22 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन। अभी और है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। रिजर्व बैंक अधिशेष। रिजर्व बैंक अधिशेष वह राशि है जो प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित की जाती है। कर यह राशि बैंक द्वारा अपने सभी खर्चों को पूरा करने के बाद बची हुई राशि है। कर रिजर्व बैंक के इस अधिशेष हस्तांतरण को सरकार पर राजकोषीय दबाव में कमी आएगी। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में खर्च के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक का देख लिया है। मिलते हैं अगले दिन साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।